टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेलुलर इंजरी। ठीक है, सो सेलुलर इंजरी बेसिकली तब होती है जब एक सेल पे स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसके डिफरेंट कॉजेज हम देखेंगे सेलुलर इंजरी के। सो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब भी एक सेल पे स्ट्रेस अप्लाई होगा इन सब के कॉजेज़ के रिज़ल्ट में, ठीक है, और अडेप्टेशन की एबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि नॉर्मली हमें पता है हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, ये सारे अडेप्टेशन के मोड्स हैं जिसके बाद स्ट्रेस को ओवरकम कर लेता है एक सेल। ठीक है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर पाता यानी कि स्ट्रेस डोमिनेट करेगा तो एज अ रिजल्ट सेलुलर इंजरी हो जाएगी। रिवर्सिबल भी हो सकती है और अगर वो परसिस्टेंट होगी तो इट कैन लीड टू इरिवर्सिबल इंजरी एंड अल्टीमेटली सेल डेथ। ठीक है, सो कॉजेज़ हम देखते हैं कि सेलुलर इंजरी होती किस किस वजह से। सबसे पहले आपके पास इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इज़ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेंस। सो इसकी वजह से हो सकती है आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, हाइपोक्सिया हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, म्यूटेशंस, जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, एजेंट्स डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। दे कैन बी केमिकल एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स और फिजिकल एजेंट्स एंड एजिंग। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास कॉजेज़ हैं। अब हम देखते हैं ये मैकेनिज़्म क्या है सेलुलर इंजरी का। ओके जी, अब हम आ जाते हैं मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी के ऊपर। ठीक है, कि बेसिकली हमारे पास जो है वो मैकेनिज़्म क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, फिर हम एक एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आपके पास होती है एटीपी डिप्लीशन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। इसके बाद होता है आपके पास कैल्शियम इनफ्लक्स, राइट। इसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की एक्यूमुलेशन। ठीक है, परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है मेम्ब्रेन्स की। एंड अल्टीमेटली लास्ट वी हैव द एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज्ड डीएनए एंड मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो डैमेज डीएनए है प्लस द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे सेल के अंदर। सेलुलर इंजरी का बेसिक मैकेनिज़्म ये है, यानी कि ये सब हो सकता है। एटीपी डिप्लीशन होगी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज ये आप रिलेट भी कर सकते हैं एटीपी डिप्लीशन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्यों डैमेज होगा, कैल्शियम इनफ्लक्स। ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनना शुरू हो जाती हैं अंडर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, परमेबिलिटी मेम्ब्रेन्स की ज़्यादा हो जाएगी और डीएनए और मिसफोल्डेड प्रोटीन्स का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक स्टेप को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, सो बेसिकली फ़र्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसमें आपके पास है एटीपी डिप्लीशन। ठीक है, इसमें होता ये है कि अगर इस्कीमिया होता है आपके पास, ठीक है, यानी ब्लड सप्लाई इम्पेयर है, उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होगी। ठीक है, वो नहीं हो सकेगी, ऑक्सीजन इतनी अवेलेबल नहीं है इस प्रोसेस को रन कराने के लिए। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब कम होगी तो उसके रिज़ल्ट में एटीपी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। सो एटीपी प्रोडक्शन कम होने से आपके पास डायरेक्टली जो है ना वो 3 स्टेप्स होते हैं। एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो रही, एटीपी जब सेल में बन ही नहीं रहा तो ज़ाहिर बात है जो सारे पंप्स हमें पता है वो एटीपी के थ्रू ही काम करते हैं। ठीक है, तो सोडियम पंप भी आपका काम नहीं करेगा। जब सोडियम पंप काम नहीं करेगा तो आपका जो कैल्शियम का इनफ्लक्स है और जो सोडियम का इनफ्लक्स है, सोडियम और कैल्शियम इनफ्लक्स यानी सेल के अंदर जो है ये ज़्यादा आना शुरू कर देंगे और जो पोटेशियम ई फ्लक्स है वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, सोडियम अंदर ज़्यादा आना शुरू कर देगा और पोटेशियम जो बाहर जा रहा है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, अब देखिए सोडियम आपको पता है कि जैसे सोडियम होता है वाटर उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो सोडियम अगर सेल के अंदर एक्यूमुलेट होगा तो वाटर भी उसको फॉलो करेगा, सेल के अंदर वाटर आ जाएगा जिसकी वजह से आपकी सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग हो रही है, देन आपके पास जो है वो सेलुलर स्वेलिंग इसको हम कह सकते हैं। और इसके अलावा देखें जब सेलुलर स्वेलिंग हो रही है तो डिफरेंट और भी इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें और क्या क्या हो रहा है, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई भी अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे
और आपके पास सेलुलर ब्लेब्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। सो इस्कीमिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इम्पेयर हो जाएगी, वो नहीं सही हो सकेगी, एटीपी कम बनेगी। तो पहला काम क्या होगा कि पंप आपके काम नहीं करेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप मेनली काम नहीं करेगा। सोडियम अंदर ही इकट्ठा होता रहेगा, पोटेशियम बाहर जाता रहेगा। सोडियम अंदर होने की वजह से वाटर का कंटेंट भी अंदर ज़्यादा हो जाएगा एंड अल्टीमेटली सेलुलर स्वेलिंग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग है, माइक्रोविलाई काम नहीं करेंगे और ब्लब्स बनना शुरू हो जाएंगे। एक तो पम्प्स वाली बात होगी। दूसरा आपके पास ये है कि जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। यू नो दिस थिंग कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक जो ग्लाइकोलिसिस है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो जब एटीपी ही कम है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी। इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में इसमें दो काम होंगे। एक तो आपका जो ग्लाइकोजन है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोजन को यूज़ करके हम ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेंगे एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म। और लैक्टिक एसिड जो है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ मेन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड आपका ज़्यादा होगा। लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा होगा, एसिड की एक्यूमुलेशन होती है तो इसकी वजह से पीएच कम हो जाती है। जब पीएच कम होगी तो उसके रिज़ल्ट में जो आपकी न्यूक्लियस में क्रोमैटिन होगा उसकी क्लम्पिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो क्रोमैटिन क्लम्पिंग हो जाएगी, ठीक हो गया। तीसरी बात आती है डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स भी डिटैच हो जाएंगे, उसके सब यूनिट्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड अल्टीमेटली जब वो डिटैच होंगे तो आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाएगी, ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाएगी। सो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमने मैकेनिज्म में पहला पार्ट डिस्कस किया कि इस्कीमिया है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल रही एक टिश्यू को, जिसके रिजल्ट में सेल्स में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, एटीपी कम होगी, पम्प्स काम नहीं करेंगे, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी। मेनली इसमें ये याद रखना है कि पीएच कम हो जाएगी, क्रोमैटिन क्लम्पिंग होगी, प्रोटीन्स की डिटैचमेंट हो जाएगी, राइबोसोमल सब यूनिट्स इकट्ठे नहीं रह पाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस और अल्टीमेटली आपकी प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेलुलर इंजरी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के ऊपर कि अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या डैमेज होगा और उसकी वजह से अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस किस तरह से हो सकती है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास एटीपी हमने डिप्लीशन देख ली, फिर आपके पास आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज पे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या डैमेज होगा, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में आपने याद रखना है कि इसमें दो फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे चेंजेस आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में कि अपोप्टोसिस हो जाएगी, या ऐसे चेंजेस आएंगे कि नेक्रोसिस हो जाएगी। किस तरह कि एक तो बात ये कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम है, ठीक है, या फिर डिफरेंट टॉक्सिन्स हैं, या फिर आपके पास रेडिएशंस हैं, तो इन सब के रिज़ल्ट में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगी, ठीक है। डैमेज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम प्रॉपर नहीं करेगा, जिसकी वजह से दो फैक्टर्स होंगे। एक तो एटीपी भी कम बनेगी, ठीक है, और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बनती हैं, ठीक है, जब ऑक्सीजन कम होती है तो वो उनका कंटेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। अब ये दोनों मिलके डिफरेंट सेल में चेंजेस कॉज करेंगे दैट अल्टीमेटली लीड टू नेक्रोसिस, ठीक है, कि आपके पास सडन सेल डेथ हो जाएगी। और एक और फैक्टर क्या है कि अपोप्टोसिस कब होगी, जब आपके पास जो डिफरेंट सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं, ठीक है, सिग्नलिंग फैक्टर्स हैं, वो काम नहीं सही कर रहे, या फिर डीएनए डैमेज हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डैमेज है, ठीक है। उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, उसके रिज़ल्ट में आपके पास जो प्रोटीन्स हैं जो एपोप्टोसिस कराती हैं उनको हम कहते हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक, और जो आपके पास एंटी प्रो एपोप्टोटिक होती हैं जो कि एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करती हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक। तो इन दोनों के रिज़ल्ट में क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स आपकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। जब माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स लीक होना शुरू हो जाएंगी तो दैट विल रिजल्ट इन योर एपोप्टोसिस, यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज दो फैक्टर्स में हो सकता है, या तो ऑक्सीजन कम है टॉक्सिन्स या रेडिएशंस में तो एटीपी कम है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ नेक्रोसिस हो जाएगी, सिग्नलिंग फैक्टर काम नहीं कर रहे, डीएनए डैमेज है तो इट कैन लीड टू एपोप्टोसिस, ठीक है। अब थर्ड फैक्टर की तरफ आ जाते हैं, दैट इज़ योर इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है वो है हमारे पास इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर कोई इंजूरियस एजेंट है, ठीक है, इंजरी हुई, उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि वो डिफरेंट तरह से कैल्शियम को
और गैनलीज में से निकलवा के साइटोप्लाज्म के अंदर ले आएगा। ठीक है, तो इंजरी के रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया से और आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन दोनों से कैल्शियम निकल के आपके साइटोसोल के अंदर आ जाएगा। ठीक, जब साइटोसोल के अंदर कैल्शियम आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाएगा साइटोसोल में, तो उसकी वजह से डिफरेंट फैक्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, आपके जो सर्टेन एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी टू कैल्शियम है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, माइटोकॉन्ड्रियल जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अब एंजाइम्स कौन कौन से हैं इसमें मैं आपको बता देती हूँ। एक फॉस्फोलाइपेज होगा, ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड्स की ब्रेक डाउन कराएगा, उनके कंटेंट को कम कर देगा। प्रोटीएज एंजाइम है जो डिफरेंट साइटोस्केलेटल की प्रोटीन्स हैं या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कराएगा। तो इन डिफरेंट एंजाइम्स में जो आपके पास जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं, साइटोस्केलेटन की प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनको डैमेज कराएगा। तो इसके रिज़ल्ट में आपके पास मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। और इसके अलावा आपके पास जो है ना वो डिफरेंट एंडोन्यूक्लिएजेस हैं जो कि न्यूक्लियस को डैमेज करेंगे, और एटीपेज एंजाइम है। ओके जी, तो हमारे पास मेम्ब्रेन डैमेज होगा। ठीक है, और डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं आपके न्यूक्लियस को भी डैमेज करेंगे, तो मेम्ब्रेन डैमेज के साथ साथ इसमें न्यूक्लियर डैमेज भी होगा। ठीक है, और इसके अलावा एटीपेज एंजाइम है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपकी एटीपी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी है, उसके रिज़ल्ट में भी क्या होगा कि एटीपी प्रोडक्शन सही नहीं होगी। ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया थर्ड स्टेप। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव द एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। सो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो फ्री रेडिकल्स हैं बेसिकली, वो आपकी बॉडी के अंदर कब बनते हैं? फिजियोलॉजिकली भी बन सकते हैं और पैथोलॉजिकली भी बन सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये फिजियोलॉजिकली यानी नॉर्मली हमारी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं और उनको कौन डिस्ट्रॉय कर देता है, और पैथोलॉजिकली जो है वो किस किस तरह बन सकती हैं। ठीक है, सो फिजियोलॉजिकली आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है, तो उसमें अगर ऑक्सीजन की कंप्लीट रिडक्शन हो, ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन के रिज़ल्ट में तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट रिडक्शन हो तो इसके रिज़ल्ट में आपके पास डिफरेंट जो सुपर ऑक्साइड्स वगैरह और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, ये सारी आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं जो कि पार्शियल रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन से बनती हैं। ठीक हो गया। अब आपके जो पैथोलॉजिकल इसमें आ जाते हैं कॉजेज़ कि पैथोलॉजिकली कब बनेंगे, या कोई इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई रेडिएशंस हैं, ठीक है, इनके रिज़ल्ट में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बन सकती हैं। मेटल्स हैं, ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, इन सब में आपके पास पैथोलॉजिकली ये बनेंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपके पास इसमें होगा क्या। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनेंगी तो उनके क्या क्या पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नॉर्मली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को कौन कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर किल करती हैं ताकि उन इफ़ेक्ट्स को ना प्रोड्यूस करवाया जा सके। ओके, ये इफेक्ट्स क्या क्या प्रोड्यूस करेंगी? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ आपके पास 3 काम करेंगे। ठीक है, इनके जो पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होंगे वो क्या क्या होंगे? एक तो आपके पास ये लिपिड की पर ऑक्सीडेशन कर देती हैं। लिपिड पर ऑक्सीडेशन की वजह से आपकी डिफरेंट मेम्ब्रेन्स डैमेज होती हैं। ठीक हो गया। देन वी हैव कि ये आपकी जो प्रोटीन हैं उनकी मॉडिफिकेशन कर देती हैं। जो नॉर्मल प्रोटीन्स हैं उनमें चेंजेस प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से आपकी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि वी हैव मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। देन तीसरा अफेक्ट होता है, अच्छा जी, सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनेंगी। तीसरा इफेक्ट हमारे पास होता है डीएनए डैमेज। ठीक है, और डीएनए आपको पता है अगर डैमेज हो जाता है तो इट कैन रिजल्ट इन सर्टेन टाइप ऑफ म्यूटेशंस। ठीक है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के हमने इफेक्ट्स देख लिए। लिपिड पर ऑक्सीडेशन, मेम्ब्रेन्स आपकी डैमेज हो जाएंगे, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनेंगी और म्यूटेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कौन कौन से बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो नॉर्मली इनको किल कर देते हैं, फ्री रेडिकल्स को। तो एंटीऑक्सीडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जनरली आपके पास जो विटामिन ए है, ठीक है, विटामिन सी है और ई है, ये होते हैं। इसके अलावा आपके पास ग्लूटाथायोन, ठीक है, ग्लूटाथायोन आपके पास इसके अंदर है, और
डिफरेंट एंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज है, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट तो ये कैटेगरीज आपने याद रखनी कि एंजाइम्स हैं, वाइटामिन हैं और डिफरेंट कैरियर प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब अगर मैं फ्री रेडिकल्स के आपको एग्जांपल्स बताऊं तो इसके अंदर आपके पास एक कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है, ठीक है, जो नॉर्मली CCl3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इससे क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर ये सेल इंजरी कॉज करे तो इससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका उसकी स्वेलिंग हो जाती है, राइबोसोम डिटैच हो जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ठीक नहीं होती। यह रीपरफ्यूजन थेरेपी जो रीपरफ्यूजन इंजरी होती है उसके रिजल्ट में भी आपके फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज़ इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो फिफ्थ हमने पॉइंट करना है दैट इज़ इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स हैं जिनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है ये मैं आपको बताती हूँ। ओके जी, हमारे पास इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज़्यादा होने से डिफरेंट एंजाइम्स हैं वो आपके जो है सीरम के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सेल के अंदर कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। कैल्शियम इन्फ्लक्स से क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की भी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सही काम नहीं करेगी। साइटोक्रोम C जो है वो लीक कर जाएगा, ठीक है। अपॉप्टोसिस एक्टिवेट हो जाएगी। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में क्या होगा कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपके रिलीज़ हो जाएंगे इनटू द साइटोसोल और अल्टीमेटली वो भी डैमेज कॉज करेंगे, ठीक है। सो ये होगी हमारे पास इंक्रीज परमेबिलिटी। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास इसमें पॉइंट रह गया एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज DNA एंड मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, वो भी हम इसी के साथ देख लेंगे। मैं आपको बताया कि एक्यूमुलेशन हो जाती है डैमेज्ड DNA की प्लस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। अब ये क्यों होता है, इसलिए होता है कि डिफरेंट फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं। आपके पास मैंने बताया था DNA डैमेज की वजह से या तो आपके पास म्यूटेशंस हैं, ठीक है, या फ्री रेडिकल्स हैं जिसकी वजह से DNA डैमेज हो रहा है या आपकी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि आपके पास बेसिक मैकेनिज्म था, ठीक है। बेसिक मैकेनिज्म में हमने 6 स्टेप्स किए। ATP डिप्लीशन था, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज था, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम था, एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इंक्रीज परमेबिलिटी और एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज DNA। इसमें जो मैंने फ्लो चार्ट्स आपको बताए हैं वो मैंने रॉबिन से ही बताएं। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंजरी। सेलुलर इंजरी की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती है उनको हम बस ब्रीफली देखेंगे क्योंकि उसमें मेन मैकेनिज्म्स आपके यही वाले सारे रन करेंगे। सो टाइप्स ऑफ सेलुलर इंजरी, इसमें आपके पास बेसिकली 3 टाइप्स आती हैं। एक है इस्कीमिक एंड हाइपोक्सिक, ठीक है। इस्कीमिक या हाइपोक्सिक आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस्कीमिया है, ब्लड सप्लाई सही नहीं आ रही, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है सेल के अंदर, ठीक है, उस टाइप की वजह से होगा। फिर उसके अंदर आपको सारे पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से क्या क्या मेम्ब्रेन्स डैमेज होंगी, परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, लैक्टिक एसिड ज़्यादा होगा, वो जो सारे रीजंस थी वो इसके अंदर आ जाएंगी। एक और टाइप है आपके पास इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी,